हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। लास्ट वीडियो में हमने आपको प्रश्न नंबर 15 से 18 तक के प्रश्न कराए थे, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 19 से और आगे तक के प्रश्न हल कराएंगे। इसमें हमारा प्रश्न नंबर 19वां आपके इस बोर्ड पर लिखा हुआ है और कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न नंबर 19वां, एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है। यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है और 3 सेकंड बाद 6 इकाई है, तो t सेकंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है, राइट। तो हम यहाँ मानते हैं, माना समय t पर गुब्बारे की त्रिज्या r तथा आयतन v है। मान लिया हमने, है ना, कि समय t पर कितनी त्रिज्या है इसकी r और इसका आयतन कितना है गुब्बारे का v है, राइट। और साथ में वो हमसे ये कह रहा है कि जो गुब्बारे का आयतन है वो स्थिर गति से बदल रहा है। इसका मतलब है जो उसके परिवर्तन की दर होगी वो कैसी होगी, बिल्कुल नियत होगी, है ना। इसका मतलब है गुब्बारे के आयतन की दर, इट मीन्स dv/dt जो होगा वो कैसा होगा, यानी स्थिर होगा। और इसी स्थिर को हम नामकरण कर देते हैं, यानी k मानते हैं हम। ब्रैकेट में लिख दो, हमने माना k, राइट। आपको दिया है यहाँ पे स्थिर, तो हमने मान लिया k कैसा है, एक अचर है ना। तो dv/dt, अब ये v कौन है, v हमारा आयतन है। किसका आयतन है, गोले का, यानी आपका गुब्बारे का। यानी v बराबर कितना होगा, 4/3 पाई r³ होगा, है ना। v का मान यहाँ लगाएंगे तो कितना होगा, यानी d/dt और 4/3 पाई r³, राइट। और ये किसके इक्वल है, k के इक्वल है। यहाँ से 4/3 पाई कैसा है, एक नियत है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो होगा नहीं। अब हम जानते हैं जो भी परिवर्तन होगा वो त्रिज्या में होगा, समय t के रिस्पेक्ट में, है ना। तो d/dt इंटू r³ बराबर में k 4/3 पाई, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3r² और r का t के सापेक्ष हो जाएगा dr/dt इक्वल में k चल रहा है। 3 से 3 काटते चलो तो ये हो जाएगा 4 पाई r² dr। इस dt की यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, जो हो जाएगा k इंटू dt। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारी वेरिएबल सेपरेट हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 पाई का तो होगा नहीं, r² इंटू dr। इधर k अचर है तो इंटीग्रेशन ऑफ dt, है ना। यानी 4 पाई r² का कितना हो जाएगा, r³ और इधर k इंटू टी और प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। इसको नाम दे सकते हो, समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं प्रश्न की शर्तानुसार, वहाँ हमसे ये आपसे बोल रहा है कि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या कितनी है, 3 इकाई है। आरंभ का मतलब यानी जब हमारा समय 0 होगा उस समय गोले की त्रिज्या यानी गुब्बारे की त्रिज्या कितनी है, 3 इकाई है। यानी आरंभ में हमसे कह रहा है, आरंभ में अर्थात समय t बराबर 0 पर जो त्रिज्या है हमारी वो कितनी है, 3 इकाई है। ये हमसे प्रश्न में ऐसे बोला गया है यहाँ पर, है ना। आरंभ मतलब समय t बराबर 0 पर। तो ये मान हम अगर इस समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो t की जगह कितना लगाओगे, 0, तो ये पूरी चीज़ 0। r की जगह कितना लगाएंगे, 3, है ना। तो 3 3 9 27 हो जाएगा r का क्यू, यानी 4 पाई गुणा 27/3 इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा 0 और ये प्लस c। 3 9 27, 9 की 4 पाई से गुणा
तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36 पाई और इक्वल टू में सी, या दिस इम्प्लाइज एट सी इक्वल टू 36 पाई हो जाएगा, है ना। तो सी का मान निकाल लिया, ठीक। और सी का मान कहाँ रख दें, इक्वेशन नंबर 1 में, है ना। तो सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, राइट, जब 1 में रखेंगे तो हमारे लिए मिलेगा 4 पाई अपॉन में 3 इंटू आर क्यू, अर्थात के टी इक्वल टू के टी प्लस सी, और सी निकल के आ गया 36 पाई, और इसी का नाम दे दो समीकरण नंबर 2, राइट। अब हम नेक्स्ट, हमें जो कंडीशन दी है वो कह रहा है कि 3 सेकंड में उसकी त्रिज्या कितनी हो जाती है, यानी 6 इकाई है, यानी 3 सेकंड के बाद, अगले 3 सेकंड के बाद उसकी त्रिज्या 6 इकाई है, गुब्बारे की त्रिज्या 6 इकाई, यानी ये जब t बराबर 3 सेकंड है तो उस समय गुब्बारे की त्रिज्या r इक्वल टू 6 इकाई है, हमसे ऐसा बोला गया है। तो हम ये सारे मान समीकरण नंबर 2 में रख देनी, समीकरण 2 से, है ना। अब r की जगह 6 रखोगे तो 6 छंग 36 छक्का 216 हो जाएगा यहाँ, यानी 4 पाई गुणा 216 अपॉन में 3 चल रहा है, इक्वल टू समय कितना है 3, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 3k हो जाएगा, और ये 36 पाई आपका पहले से चल रहा है, ये कट जाएगा 3 दूनी 6, सॉरी 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, और ये 72 चौका कितना हो गया, 72 चौका हो गया, यानी 288 पाई इक्वल टू 3k प्लस के 36 पाई, यस या नो, है ना। यहाँ से 3k का मान निकालेंगे तो मिलेगा हमें 3k इक्वल टू 288 पाई माइनस के 36 पाई, 288 में से 36 पाई तो 8 में 6 गया 2, और 8 में से 3 गया 5, यानी 252 पाई हो गया, यानी 3k। के का मान निकालेंगे तो 252 अपॉन में आ जाएगा 3, तो ये 3 अट्ठे 24, 1 बचा 3 चौक 12, के बराबर आ गया 84 पाई, है ना। तो के का मान तो ये निकल के आ गया, के का मान उठा के कहाँ रख दें, इक्वेशन नंबर 2 में रख दें, है ना। तो के का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 कहाँ है, ये है हमारा, यानी 4/3 पाई इंटू आर क्यू इक्वल में के का मान 84 पाई, यानी 84 पाई इंटू टी प्लस की 36 पाई, है ना। अब यहाँ थोड़ा हम ध्यान देते हैं, यहाँ देखो इसमें हमारे कुछ उभयनिष्ठ आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है, तो यहाँ से हमने 12 कॉमन ले लिए, 12 साथ में पाई, तो 12 सत्ते 84 होता है, 3d, 12 तियाँ 36, यानी 3 बचेगा, इधर कौन चल रहा है 4 पाई बटे 3 इंटू आर क्यू, है ना। ये पाई से पाई 4 तियाँ 12, तो आर क्यू बटे में 3, इधर बचा आपका 3 इंटू 7 टी प्लस की 3, अंदर गुणा कर लो, 3 सत्ते 21 टी, और ये हो जाएगा 3 तिया 9, है ना। अब यहाँ से आर क्यू का मान लेंगे तो ये 3 की इधर क्या हो जाएगी गुणा, नहीं 3 21 की 3 से 21 तियाँ 63 टी, और ये हो जाएगा 9 तियाँ 27। हमें तो ये समय टी पर त्रिज्या निकालनी कितनी होगी, तो यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो 63 इंटू टी प्लस 27, और ये इधर क्या चढ़ जाएगा घनमूल, तो नहीं 1/3 होगा, तो यही क्या होगी समय टी पर हमारी त्रिज्या निकल के आ जाएगी, यानी आर बराबर 63 प्लस 27 का घनमूल, राइट। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न नंबर 19 कंप्लीट हुआ, इसे आप नोट करें। हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन हमारा ये है, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक की दर से होती है। यानी अब की जो हमें दर दी है वो 8% वार्षिक की दर से होती है। यदि 100 रुपये 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं तो आर का मान ज्ञात कीजिए। और साथ में हमें मान दिया है लॉग का, यानी लॉग 2 का 0.6931 दिया गया है। इसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें एंड में, तो वो हमें ये मान दिया है, राइट। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि माना समय t पर मूलधन p है। कितना मान लिया? p है, राइट। तो हमें कह रहा है कि मूलधन में जो वृद्धि होती है वो कितनी है? 8%, यानी वार्षिक होती है ना। तो मूलधन में जो वृद्धि होगी तो वह समय के सापेक्ष ही होगी, यानी परिवर्तन वृद्धि, है ना। तो प्रश्नानुसार ले सकते हैं हम। क्या कंडीशन कह रहा है कि मूलधन में वृद्धि यानी dp/dt, और कितनी? मूलधन की कितना? 8%। कह रहा मूलधन की वृद्धि 8% है, यानी मूलधन का 8%, ठीक। और मूलधन कितना है तुम्हारा? p गुणा 8%, यानी r/100, राइट। तो इसको करते ये हो गया हमारा PR/100, इधर चल रहा है हमारा dp/dt, राइट। तो हम क्या करें? dp के अपॉन में हम p ले आए और dt की गुणा इधर कर दें, है ना। तो ये r/100 और इनटू हो जाएगा हमारा dt, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या वेरिएबल हमारी ये सेपरेट होते हैं, है ना। तो यहीं पर हम क्या कर दें? इसका इंटीग्रेशन कर दें, यानी समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dp/p इक्वल टू इधर इंटीग्रेशन, यानी r/100 का तो होना, r का मान निकालना ही है हमें, इंटीग्रेशन dt dp/p log p, यानी आपका 1/p क्या होगा? log p होगा, log p होगा। इधर r/100 जो का त्यों, dt का कितना हो जाएगा? t हो जाएगा, और प्लस इंटीग्रेशन नितांक मान लिया हमने c, और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 दे दी हमने, राइट। अब हम इसकी कंडीशन देखते हैं। हमसे कह रहा है कि यदि 100 रुपये 10 वर्षों में कितने हो जाते हैं? 2 गुने। तो जब हमारे 100 रुपये होंगे जिस समय, उस समय समय कितना होगा? 0 ही होगा, यानी प्रारंभ में हमारा समय t यानी 0 होगा। उस समय मूलधन कितना होगा? 100 रुपीज होगा, नहीं 100 रुपये ही होगा, यानी प्रारंभ में जब t बराबर 0 होगा उस समय p बराबर हमारा 100 रहा होगा, राइट, यानी 100 ही होगा। तो ये मान अगर हम यहाँ रखेंगे तो log ये p का मान कितना है? 100, तो ये हो जाएगा log 100, है ना। और t कितना है हमारा? ये 0 है, तो ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी? 0, यानी 0 + c, या कह सकते हो दिस इम्प्लाई दैट c बराबर log 100, है ना। तो ये c का मान हम उठा के यहाँ रख दें, ठीक है। जब c का मान यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा? समीकरण 1 से, है ना। तो ये हो जाएगा log p इक्वल टू r/100 इंटू टी और प्लस के log 100, राइट। log 100 को हम इधर ले आते हैं, log
P माइनस log 100 इक्वल टू R/100 इंटू टी। इसको हम ले सकते हैं, हमारे पास सूत्र होता है log m माइनस log n के रूप में, तो इसे ले सकते हैं कि log m/n मतलब log P/100 हो जाएगा, नहीं log P/100 हो जाएगा, और इधर चल रहा है हमारा R/100 इंटू टी, और इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2, राइट। अब हमें देखो क्या कह रहा है कंडीशन, 100 रुपये 10 वर्षों में कितने हो जाते हैं, दुगने हो जाते हैं, यानी समय कितना हो गया, अब हमारा 10 वर्ष हो गया, और मूलधन कितना हो गया 200, मतलब 100 का दुगना कितना होगा 200 होगा, 200 होगा, यानी जब समय कितना t बराबर 10 वर्ष, तो उस समय मूलधन होगा यानी p होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 100 का दुगना, यानी 100 का दुगना 200 होगा। तो ये मान कहाँ रख दें, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से आते हैं, तो p की जगह कितना हो जाएगा 200, तो ये log 200/100 पहले से लिखा हुआ है, और समय उस समय कितना हो जाएगा 10 वर्ष, यानी R/100 गुणा 10, राइट। ये 100 एकम 100, 100 दूनी 200, यानी ये कटा, ये आपका बच्चा log 2 है ना, और ये बेस में हमारा e होगा, राइट, सॉरी e हो जाएगा 10/250, यानी R/ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, राइट। अब हमें log 2 का यहाँ पर मान भी दिया है, यानी इसको ले सकते हैं R/10 इक्वल टू log 2 है ना, और बेस में ये होगा। आपका log 2 का मान दे रखा है 0.6931, यानी 0.6931, चूँकि log 2 बराबर 0.6931, और ये हमें दिया है ना। तो अब ये r का मान निकालना है, तो यहाँ क्या हो जाएगी, इसकी 10 की गुणा हो जाएगी, यानी 0.6931 और गुणा कितना 10, तो ये हमारा 10 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट हमारा इधर खिसक जाएगा, तो हो जाएगा 6.931, और ये r प्रतिशत हो जाएगा, यानी r इक्वल टू ये मान हमारा निकल के आ गया। तो ये हमारी क्या आ गई, दर निकल के आ गई, यानी r का मान निकल के आ गया, राइट। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न नंबर 20 कंप्लीट होता है, इसे आप नोट करें। हमारा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 इस प्रकार है, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है ना। इस बैंक में ₹1000 जमा कराए जाते हैं, ज्ञात कीजिए कि 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी, और हमें एक्सपोनेंशियल 0.5 इक्वल टू 1.648 दिया गया है, राइट। तो अब इसमें हमें जो कंडीशन दी है उसके अनुसार हम करते हैं। कह रहा है कि मूलधन की वृद्धि, तो मान के चलते हैं कि माना किसी समय t पर मूलधन p है, p मान लिया है ना। इससे पहले वाला जो प्रश्न था वो भी कुछ ऐसे ही था, वहाँ आपका r% दिया था और यहाँ पर आपका 5% दिया है, मतलब r की जगह यहाँ पर 5 दे दिया है ना। आप डरो मत, बिल्कुल ठीक होगा। तो यहाँ पर किस तरीके से, यानी मूलधन की वृद्धि कितनी, यानी 5% होती है, तो मूलधन में जो भी परिवर्तन होता है, वृद्धि होती है, वो समय t के रिस्पेक्ट में ही होगी, है ना। यानी हमें दिया है कि dp/dt और कितनी, मूलधन की 5%, तो मूलधन का कितना 5% है ना। तो मूलधन तुमने कितना माना है p, तो p का कितना 5%, यानी
P गुणा 5 बटे कितना हो जाएगा 100, 5 एकम 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा P बटे 20 हो जाएगा, राइट। और इधर चल रहा है हमारा dP/dt, यस या नो। तो यहाँ से P को इधर लाएं, तो dP/P इक्वल टू dt यहाँ यानी 1/20 इंटू dt। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं जैसा कि अब तक करते आए। तो समाकलन करने पर समाकलन करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dP/P इक्वल टू में 1/20 और इंटीग्रेशन dt, राइट। तो dP/P का कितना होगा log P ही हो जाएगा, 1/20 ऐसे डिट्स, और dt का कितना हो जाएगा t, और प्लस इंटीग्रेशन नियतांक c हो जाएगा। और यहीं पर नंबर 1 डाल दें इसे आप। अब हम प्रश्न की कंडीशन को पकड़ते हैं। प्रश्न में हमसे कह रहा है कि इस बैंक में रुपए 1000 जमा किए गए, है ना। जब रुपए जिस समय 1000 रुपए जमा किए गए होंगे उस समय हमारा कितना रहा होगा, यानी 0 रहा होगा, राइट। इतना अच्छे तरीके से हम जानते हैं कि जब समय यानी t बराबर कितना होगा 0, तो उस समय p यानी जो राशि थी वो हमारी कितनी थी 1000 रुपये की थी, है ना। तो यही कंडीशन यहाँ रख दें, तो ये हो जाएगा आपका log और p कीजिए कितना 1000 इक्वल टू t कितना होगा 0, यानी ये पूरी चीज़ 0, यानी 0 प्लस c, इसका मतलब है c बराबर कितना हो गया log 1000, है ना। तो c का मान कहाँ रख दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, यानी c का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो हमारा मिलेगा ये log p और 1/20 इंटू टी और प्लस log 1000 यानी 1000, है ना। 1000 का पक्षांतर कर लें इधर ले आए तो ये हो जाएगा log p माइनस log 1000 इक्वल टू में 1/20 इंटू टी। इसको ले सकते हैं हम लव गुणक की प्रॉपर्टी से log p/1000, है ना, बराबर में 1/20 इंटू टी। चूँकि log m माइनस log n इक्वल टू होता है हमारा log m/n, ये हम लव गुणक की प्रॉपर्टी से इसे ले सकते हैं। और यहीं पर इसको नाम डाल दो समीकरण नंबर 2, राइट। अब हमारी कंडीशन और क्या दी है, कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि 10 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी। कितने वर्षों में 10 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी, यानी समय कितना दिया है आपकी हमें 10 वर्ष दिया है ना। यानी यदि समय कितना t बराबर 10 वर्ष दिया है ना, तो यह राशि यानी p कितना होगा, यानी p कितना होगा, है ना। तो यहां से देखते हैं, तो log p/1000, है ना। तो कितने वर्षों में 10 वर्षों में, तो यहां लगाएं तो कितना हो जाएगा 1/20 गुणा 10, है ना, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा log p/1000 और ये किधर बचा इतना 1/2 बचा, राइट। यहाँ से हमारी एक लव गुणक की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अनुसार ये हम निकालें नहीं p/1000, है ना। तो ये लव गुणक हट के इधर वाली पावर एक्सपोनेंशियल हो जाएगी, e की पावर 1/2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बेस में e होता है जो log होगा, है ना। तो ये बन जाएगा नहीं हमारा p बराबर p/1000
और e की पावर हाफ, इसको ले सकते हैं e की पावर 0.5, है ना। और इसका हमें प्रश्न में मान दे रखा है 1.648, तो यहाँ लगा देनी 1.648, तो p की यहाँ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी p से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1.648 और इनटू में 1000, है ना। तो अब 1000 की गुणा करेंगे तो ये 3 पॉइंट, यानी 1 2 3, यानी पॉइंट यहाँ लगेगा। कुल मिला के ये p बराबर जो आएगा बस 1 6 4 8, और पॉइंट यहाँ लगेगा, कुल मिला के यही रहेगा। तो आंसर तो हमारा बस प्रश्न में ही दिया था, लेकिन कंडीशन के अनुसार हमने उसको हल किया, तो हमारा मूलधन कितना आ गया, आप लिख सकते हो कि अतः मूलधन p बराबर कितना 1648 रुपये हुआ। तो यही हमारा क्या था, राइट आंसर हुआ। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर 21 पूरा हुआ, इसे आप नोट करें। फिर हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 इस प्रकार से है, किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1 लाख है, 2 घंटे में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है। कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी यदि जीवाणुओं के वृद्धि की दर उनकी उपस्थिति संख्या के समानुपाती है। तो आप इस प्रश्न को देख के डरे नहीं, आसान ही हो जाएगा, और प्रश्न बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले इसको हम आसान बनाने के लिए इसकी जो कंडीशन दी है उसको हम पहले लिखते हैं, है ना। वो कह रहा है किसी जीवाणु समूह में जीवाणु की संख्या कितनी है, 1 लाख है। तो मान लेते हैं, माना किसी समय t पर जीवाणुओं की संख्या x है, हमने इसको x मान लिया, ठीक। अब यहाँ देखते हैं, वो कह रहा है कि किसी समय पर जो जीवाणु हैं समूह में वो कितने हैं, 1 लाख हैं। यानी जब हमारा समय, यानी जब समय हमारा t0 रहा होगा तो उस समय जीवाणुओं की संख्या होगी कितनी, 1 लाख होगी, यस, है ना। यानी जब हमारा समय t बराबर कितना रहा होगा, 0, तो उस समय जीवाणुओं की संख्या कितनी रही होगी, 1 लाख। यानी हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 लाख रहा होगा, राइट। ये हमने कंडीशन पहली लिख ली। दूसरी कंडीशन वो कह रहा है कि जब समय 2 घंटे में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है ना। यानी समय कितना होगा जब t बराबर होगा आपका 2 घंटे, तो उस समय जीवाणुओं की संख्या में कितना 10% की वृद्धि होती है। यानी पहले कितने थे, पहले हमारी संख्या थी 1 लाख, राइट। अब 1 लाख का कितना 10% और, यानी 1 लाख का 10%, है ना। तो 1 लाख का 10% कितना हो गया, 1 लाख गुणा 10/100, 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, तो 10,000, यानी इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, ये 10,000 जी, और 1 लाख ये कितने हो गए, 1,10,000 हो गए, यानी 1,10,000 हो गए, है ना। ठीक है, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, यानी 1,10,000 ये हो गए, राइट। यानी x बराबर ये हो गया कब, जब हमारा समय कितना था, t बराबर 2 घंटे था, तो उस समय हमारे जीवाणुओं की संख्या में
10% की वृद्धि होने के बाद जीवाणु हुए वो हुए हमारे 1,10,000 हुए, है ना। अब वो कह रहा है कि कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी, कितने घंटों में, यानी टी बराबर हमसे पूछ रहा है कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी 2 लाख हो जाएगी, यानी ये बात हमसे कहलवा रहा है प्रश्न, राइट। तो ये कंडीशन जो थी उलझी हुई वो हमने यहाँ पर आसान कर ली। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। इसी में कह रहा है कि यदि जीवाणुओं के वृद्धि की दर उनकी उपस्थिति संख्या के समानुपाती है, जीवाणुओं की जो संख्या मानी है वो हमने कितनी मानी है x, और वृद्धि की दर यानी समय t पर ही निकलेगी, है ना। तो प्रश्नानुसार हम यहाँ कर सकते हैं, यानी dx/dt और समानुपाती है उनकी उपस्थिति की संख्या, क्योंकि उपस्थिति की संख्या ही हमने x मानी है, तो x के क्या हो गई, ये समानुपाती हो गई। हम जानते हैं कि जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमें नेतांक मिलता है। माना कि वो नेतांक है हमारा k और x, यहाँ पर है k, है ना। लिख सकते हैं कि जहाँ k एक समानुपाती नेतांक है, राइट, ये बात हमने लिख ली, है ना। तो अब यहाँ पर हम ऐसे कर दें, dx के अपॉन में x को ले आए, dt की इधर मल्टीप्लाई होगी तो k इंटू dt हो गया, है ना। और यहाँ पर क्या कर दें, हम समाकलन कर दें, समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन dx/x इक्वल टू k का होगा नहीं इंटू में dt, है ना। तो dx/x का कितना हो जाता है, log x, और इधर k इंटू dt का t हो गया, प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c, और इसे मान लो समीकरण नंबर 1, राइट। अब आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 तक इसको ले आए। अब इसके बाद जो होगा उनमें हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं। कैसे कि जब हमारा समय t बराबर 0 है उस समय x बराबर कितना है, यानी हमारा 1 लाख है, यानी यदि t बराबर कितना है हमारा 0, है ना, उस समय x बराबर कितना है 1 लाख है। तो कहाँ से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से। तो यहाँ रखेंगे तो ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी हमारी 0, यानी t की जगह कितना लगाएंगे हम 0 लगाएंगे, तो ये पूरी चीज़ 0, और x की जगह 1 लाख लगाएंगे तो ये c बराबर कितना आ जाएगा, log 1 लाख आएगा, यानी यहाँ से हमारा c बराबर log 1 लाख निकल के आएगा, है ना। तो c का मान कहाँ रख दें, समीकरण 1 में, c का मान समीकरण 1 में रखने पर जब यहाँ रखेंगे तो कितना मिलेगा, log x बराबर kt, और प्लस की c की जगह कितना आ जाएगा, log 1 लाख आ जाएगा, यस। और इसी को नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2, राइट। अब हम देख पा रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम अपनी नेक्स्ट कंडीशन को अप्लाई करते हैं कि नहीं, समय हमारा t कितना है 2 घंटे है, उस समय जीवाणुओं की संख्या कितनी है 1,10,000 है, यानी जब t बराबर है हमारा 2 तो उस समय x बराबर कितना है 1,10,000 है, राइट, ये कंडीशन है। तो ये मान हम यहाँ रख दें, है ना। तो t की जगह कितना हो जाएगा 2, तो log x बराबर, है ना, हाँ log x तो दिया ना, x बराबर कितना है हमारा, यानी 1,10,000, तो 1,10,000 है ना। और यहाँ पर t की जगह कितना आ जाएगा, t की जगह 2, तो ये 2k हो गया, ठीक, और ये प्लस log
1,00,000 आपका चल रहा है ना। यहाँ से हम इसका पक्षांतर कर लें तो ये हो जाएगा log 1,10,000 माइनस log 1,00,000 और उधर रह जाएगा 2k, राइट। इसको हम log m/n के रूप में लिख लें तो ये हो जाएगा log कितना, इसको ले सकते हैं 1,00,000। यहाँ से हमारे 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे और इधर बच जाएगा हमारा ये 2k। यहाँ बचेगा हमारा कितना, log 11/10 इक्वल टू 2k, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ से k बराबर 1/2 log 11/10। k का मान भी हमने निकाल लिया। यहाँ से k का मान उठा के हम इक्वेशन नंबर 2 में रख दें, है ना। तो k का मान समीकरण 2 में रखने पर जब यहाँ रखेंगे तो कितना मिलेगा हमें, है ना, log x बराबर k कितना आया है 1/2 log 11/10 प्लस log 1,00,000। ये दिया है ना, राइट। अब देखिए इसका अगर हम पक्षांतर करें तो ये चीज़ फिर यहाँ हो जाएगी, ये चीज़ इधर माइनस की हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि log x माइनस log 1,00,000 बराबर में 1/2, है ना। और ये k की जगह t भी है हमारा, यहाँ पर t भी चल रहा है, 1/2 log 11/10 इंटू में t, राइट। तो यहाँ से log m/n का सूत्र हो जाएगा ये, यानी इसको ले सकते हैं हम log x/1,00,000 और इधर हमारा चल रहा है 1/2 log 11/10 और इंटू में t चल रहा है। अब ये कह रहा है हमारा नेक्स्ट कंडीशन, वो कह रहा है कि किस समय पर जीवाणुओं की संख्या 2,00,000 हो जाएगी, यानी x बराबर कितना रख दें, इसको हम समीकरण नंबर दे सकते हैं 3, है ना। तो समीकरण 3 में x बराबर कितना रख दें, 2,00,000 रख दें। रखने पर, राइट। तो जैसे यहाँ पर हम 2,00,000 रखेंगे ऊपर, यहाँ तो 2,00,000 जीवाणुओं की संख्या हो जाएगी, अपॉन में 1,00,000 पहले ही से चल रहा है, और इधर 1/2 log 11/10 इंटू में t, 1,00,000 दूनी 2,00,000 होता है तो ये कट जाएगा, केवल बचेगा log 2 और यहाँ 1/2 log 11/10 इंटू में t। हमें यही t निकालना है ना। तो t को निकालेंगे तो log यहाँ 1/2 की क्या कर लो इधर गुणा, तो ये हो जाएगा 2 log और बेस में ये होगा 2 log 11/10 इंटू में t, है ना। तो देखो t निकालेंगे तो ये t, तो ये चीज़ इसके बटे में आ जाएगी, यानी 2 log 2 और अपोन में आ जाएगा log 11/10। तो इस प्रकार से हमारा समय निकल के आ जाएगा। और यही समय हमसे पूछ रहा था कि कितने समय में जीवाणुओं की संख्या 2,00,000 हो जाएगी, यानी समय t हमारा निकल के आ गया। तो यानी t बराबर हमारा आया 2 log 2
अपॉन में log 11/10 है ना। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर 22 कंप्लीट होता है। इसे आप नोट करें। हमारा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 कि अवकल समीकरण dy/dx इक्वल टू e⁻x+y का व्यापक हल है। ऑप्शन वाइज प्रश्न है, बहुत ही छोटा है। इसको आपको जो दिया है dy/dx इक्वल टू e⁻x+y, इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि dy/dx और इसे ले सकते हैं e⁻x इंटू e⁻y, है ना। वेरिएबल को हम सेपरेट कर लें तो dy के अपॉन में आ जाएगा e⁻y और इधर dx की उधर गुणा हो जाएगी e⁻x इंटू dx, राइट। अब इसको हम ऐसे ले सकते हैं e की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी इंटू में dy और इधर e⁻x इंटू dx और यहीं पर क्या करते हैं इसका इंटीग्रेशन e⁻−y इंटू dy और इधर e⁻x इंटू dx इंटीग्रेशन कर दें, है ना। e⁻−y का क्या हो जाएगा माइनस e⁻−y और इधर e⁻x का e⁻x ही होगा, है ना, और ये प्लस में c, राइट। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, ये चीज़ इधर आएगी तो माइनस e⁻−y और माइनस की e⁻−x इक्वल टू c, माइनस चिन्ह कॉमन ले लें तो ये e⁻−y प्लस ये माइनस का है नहीं, है ना, e⁻x और इक्वल टू में c। माइनस चिन्ह यहाँ से हटा के हम इधर लगा सकते हैं, यानी ये हो जाएगा e⁻−y प्लस e⁻x और इक्वल टू माइनस। इधर एक प्रकार से अचर ही, इस पर प्लस माइनस लगाने से कोई फ़ायदा है नहीं, यानी यही रहेगा। तो आपका यही क्या होगा राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, यानी ए आपका राइट ऑप्शन होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में आपको ये एक्सरसाइज 9.4 के जो शेष प्रश्न रह गए थे वो सभी प्रश्न हमने सॉल्व करा दिए। इसके बाद में हमारी वीडियो जो भी आएंगी एक्सरसाइज 9.5 वो आपको बहुत ही आसान विधि से मिलेगी और इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को पहले स्टडी करें, अच्छे से करें और हमेशा की तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।